हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एवन स्टडी सेंटर पर। मैं चैतन्य कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ इकोनॉमिक्स के फिर से एक नया वीडियो, एक नया सेशन। मित्रों, आइए इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके साथ जो है ना सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कैसे यह महत्वपूर्ण है। तो आइए मित्रों, बिना देर किए आपके लिए हम जो है ना इस सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न है, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। प्रश्न है, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। ए, कीमत का, बी, उत्पादन के साधनों का, सी, कुल व्यय का, डी, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पत्ति के साधनों का, यानी उत्पादन फलन जो है उत्पत्ति के साधनों का जो है वह फलन है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलें और आज का अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है। उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण आपको बताना है कि इसका मुख्य कारण क्या होगा। ऑप्शन ए, साधनों की सीमितता, ऑप्शन बी, साधनों का अपूर्ण स्थापन, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अ और ब दोनों। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्न में से किस नियम द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन ए, मांग के नियम से, ऑप्शन बी, परिवर्तनशीलता अनुपात के नियम द्वारा, ऑप्शन सी, पैमाने के प्रतिफल नियम द्वारा, या फिर ऑप्शन डी, मांग की लोच द्वारा। तो जल्दी से प्रश्न संख्या 3 का आप हमें उत्तर दें और अगर नहीं जानते हैं तो नोट कर लें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तनशील अनुपात के नियम द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आज का अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 है। देख सकते हैं आप, यह एग्ज़ाम जो है यह एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है और यह कई बार जो पूछा गया प्रश्न है वह प्रश्न आप देख सकते हो कि किस प्रकार से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप देखिए, यह प्रश्न कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। 2011 में, 2016 में, 17 में और आर्ट्स में 18 में पूछा गया है यह। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है। मांग के नियम से, या फिर उत्पत्ति द्वारा नियम से, या फिर पैमाने के प्रतिफल नियम से, या मांग की लोच से। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर नहीं जानते हैं तो जल्दी से नोट कर लीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैमाने के प्रतिफल नियम से। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और आज का अगला प्रश्न है, अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस व्यवस्था का उत्पादन करना पसंद करेगा। ऑप्शन ए, प्रथम अवस्था, द्वितीय, ऑप्शन बी, द्वितीय अवस्था, ऑप्शन सी, तृतीय अवस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय अवस्था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें और आज का अगला प्रश्न है, परिवर्तनशील अनुपात के नियम उत्पादन की तीनों अवस्थाओं की चर्चा करता है। उत्पादन के प्रथम चरण में क्या होता है। ऑप्शन ए, सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ते हैं, बी, सीमांत उत्पादन बढ़ता है, सी, औसत उत्पादन गिरता है, डी, सीमांत उत्पादन शून्य होता है। तो जल्दी से आप कमेंट करके हमें बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। यदि नहीं जानते हैं तो नोट कर लें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें और आज का अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न संख्या 7 आप देख सकते हैं, कौन सा
समय कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए अल्पकाल, ऑप्शन बी दीर्घकाल, ऑप्शन सी अति दीर्घकाल, डी तीनों। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अगर नहीं जानते हैं तो नोट डाउन कर लिए। ऑप्शन बी सही होगा, दीर्घकाल में आप उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़े और आज का अगला प्रश्न है उत्पादन फलन को व्यक्त करते हैं। हम उत्पादन फलन को कैसे व्यक्त करते हैं उसके बारे में देखें। ऑप्शन ए क्यू एक्स बराबर पी एक्स, बी क्यू एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू ए, बी सी डी, ऑप्शन सी क्यू एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्यू एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू ए, बी सी डी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें और आज का अगला प्रश्न है अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होता है? ए स्थिर साधन, बी परिवर्तनशील साधन, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका कमेंट करें और कमेंट करके हमें उत्तर दें। अगर नहीं जानते हैं तो इसे भी नोट कर लें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें और आज का अगला प्रश्न है जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करता है वह कौन सा वक्र कहलाता है? एपीपी या फिर एमपीपी या फिर टीपीपी या फिर इनमें से सभी। तो मित्रों हम इसे ऑप्शन नंबर डी में रखेंगे। ये सभी वक्र इसी प्रकार से होते हैं, पहले यह बढ़ते हैं फिर स्थिर होते हैं और फिर उसके बाद घटना शुरू कर देते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें और आज का अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न संख्या 11 आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 11 है उत्पादन के साधन क्या है? हम भूमि को, श्रम को या पूंजी को उत्पादन के साधन मानेंगे या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, चूँकि पूंजी, श्रम और भूमि ये तीनों उत्पादन के साधन हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें और आज का अगला प्रश्न है परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है किससे? परिवर्तनशील अल्पकाल एवं दीर्घकाल दोनों से, दीर्घकाल से, अल्पकाल से या फिर अति दीर्घकाल से। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा। परिवर्तनशील अनुपात का नियम किससे संबंधित है? एक बार जल्दी हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो मित्रों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अल्पकाल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पादन का सक्रिय साधन है। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या होगा? पूंजी, श्रम, भूमि या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए उत्पादन के सक्रिय साधन। तो सक्रिय साधन हो जाएगा श्रम। ऑप्शन नंबर जो है बी वो आपका करेक्ट होगा। चलिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें और आज का अगला प्रश्न है उत्पादन के सभी साधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि हो तो इसे कहते हैं, इसे क्या कहेंगे? स्थिर पैमाने का प्रतिफल, ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल, वर्धमान पैमाने का प्रतिफल या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसका सही आंसर होगा वर्धमान पैमाने का प्रतिफल। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ें और आज का अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न संख्या 15 आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 15 है जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पादन क्या होता है? औसत उत्पादन के समान होता है या औसत उत्पादन से कम होता है या औसत उत्पादन से अधिक होता है या औसत उत्पादन में कोई उपयुक्त में से कोई भी हो सकता है। तो जल्दी से इन चारों ऑप्शन में से सही को आप कमेंट करके बताइए। अगर नहीं जानते तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, औसत उत्पादन के समान होता है। चलिए
अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आज का आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? आपको बताना है उत्पादन का साधन कौन नहीं है। ए भूमि, बी श्रम, सी मुद्रा, डी पूंजी। तो मित्रों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुद्रा। मुद्रा उत्पादन का साधन नहीं है। तो चलिए मित्रों, यह छोटा सा सेशन आपको कैसा लगा एक बार ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएंगे, और यदि इन सभी वीडियो से आपको लाभ मिल रहा होगा तो आप ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और इसे शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलिए इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए आप बने रहिए A1 स्टडी सेंटर के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में छोटी सी ब्रेक के बाद।